अब कंपनीज का एम हमने बता दिया, कंपनीज के मैनेजर का एम क्या, बेनिफिट क्रिएट करने, बेनिफिट के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपनी को जो है वो कॉस्ट फाइंड आउट करनी पड़ेगी और हर कोशिश करेंगे कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, और कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी आर थिंकिंग इज कि हमें बैलेंस्ड अप्रोच में लेकर चलना है। तो मैं यहाँ पे 3 सिनेरियोस लिखने लगा हूँ। लेट्स सपोज कंपनी नीड्स $1000, ये दिस इज टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कैपिटल। $1000 में से कंपनी डिसाइडेड $500 जो है वो मैं डेट से उठा लेती हूँ। बैंक के पास गए, बैंक ने बोला आई नीड 10%। दूसरी सोर्स हमने बोला जी प्रेफर्ड स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक ने बोला आई एम विलिंग टू गिव यू $100 एट द रेट ऑफ 12%। और कॉमन स्टॉक ने बोला वी आर विलिंग टू फाइनेंस रेस्ट ऑफ द $400 एट 20%। तो दिस इज माय पार्टिसिपेशन। डेट हो गया $500 का, कैपिटल जो ब्रेक डाउन है ये हो गए कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल हो गए, कंपोनेंट ऑफ कैपिटल 3 हो गए हैं, डेट $500, प्रेफर्ड शेयर $100 और इक्विटी $400। इन्होंने कहा जी कॉस्ट की रिक्वायरमेंट हमारी ये है, बैंक ने कहा इफ यू नीड $500 आई एम विलिंग टू गिव इट टू यू फॉर 110%, प्रेफर्ड वाले ने कहा 12 और इक्विटी वाले ने कहा 20%। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट ये चीज भी एग्जिस्ट करेगी। इसका रिस्क सबसे कम था, इसकी देखिए परसेंटेज कम है, यहाँ पे रिस्क ज्यादा हो गया, परसेंटेज इंक्रीज होना शुरू हो गई, और यहाँ पे हो गया तो परसेंटेज और भी ज्यादा है। हमने एक लाइन पढ़ी थी हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। ओके जी, तो अब मैं इनके बना लेता हूँ वेट्स। वेट्स क्यों बना रहा हूँ, आई वॉन्ट टू नो कि मेरे कैपिटल में कौन सा कंपोनेंट कितने परसेंट है। तो मेरा टोटल कैपिटल था $1000, डेट उसमें से $500 था, तो मैंने कहा डेट इज 50% ऑफ माय कैपिटल। तो ये मैं कह सकता हूँ दिस इज वेट ऑफ डेट इन माय कैपिटल स्ट्रक्चर। कैसे निकाला, $500 का मेरे पास डेट है आउट ऑफ टोटल 1000, तो मैंने कहा जी 50% ऑफ द वेट इज ऑफ डेट। इसी तरह अगले पे आ गए, तो दिस इज 10% और दिस इज 40%। तो मैं कहूंगा इक्विटी का वेट जो है मेरे कैपिटल के अंदर 40% है, प्रेफर्ड स्टॉक का 10% है, और डेट का जो है वो 50% है। अब फर्दर आगे नेक्स्ट स्टेप पे क्या है, इस 50% पैसे के ऊपर आई विल बी पेइंग 10% रिटर्न, इस 10% पैसे के ऊपर आई विल बी पेइंग 12% रिटर्न, और इस 40% पैसे के ऊपर आई विल बी पेइंग 20% रिटर्न। अगर मैं पूछना चाहूँ कि मुझे टोटल रिटर्न कितना पे करना है इन इनको, तो क्या हो जाएगा, 500 के ऊपर 10% पे किया तो कितना हो गया हमारे पास $50, 100 के ऊपर 12% पे किया तो कितना हो गया $12, 400 के ऊपर 20% पे किया तो कितना हो गया $80। इन टोटल आई विल बी पेइंग $142। इस सारी फाइनेंसिंग के लिए आई विल बी पेइंग $142। ठीक हो गया, दिस इज माय कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर परसेंटेज में फाइंड आउट करनी हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो क्या हो जाएगी, $142 का रिटर्न पे किया ऑन $1000, तो नेट मैंने क्या पे कर रहा हूं उनको 14.2%। ये जो 14.2% है दिस इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जी। अब हम बात कर लेते हैं टैक्स की। जाहिर बात है हमने बोला था जब डेट के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट की वजह से आपको टैक्स कम पे करना पड़ता है। अब इस सिचुएशन में एक और चीज ऐड कर लेते हैं, टैक्स। टैक्स है लेट्स सपोज 40%, तो इसका मतलब मैं आई एम गोइंग टू गो एज स्लो एज पॉसिबल, कलर जो मैं ब्लू यूज करने लगा हूं। तो जब मैं डेट के ऊपर इंटरेस्ट पे करूंगा तो मेरी कॉस्ट कितने से इंक्रीज हो जाएगी, $50। ये मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी $50 से। जब मेरी कॉस्ट या एक्सपेंस $50 से इंक्रीज होगा तो मेरा प्रॉफिट जो है वो $50 से रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रॉफिट जितना कम हो जाएगा उतना मुझे जो टैक्स है वो भी कम देना पड़ेगा। तो अब मैं इसको जरा टोटल फॉर्मूला लिख लेता हूँ। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ डेट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स, तो टैक्स की वजह से मुझे सेविंग मिलेगी।
weight of equity multiplied by cost of equity plus weight of preferred stock multiplied by cost of preferred stock. अब हम फॉर्मूले को नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। वेट ऑफ डेट कितना था मेरे सिस्टम में 50%, अभी हमने ऊपर से फाइंड आउट किया। कॉस्ट ऑफ डेट कितना था 10%। टैक्स रेट कितना था मेरे पास 40%। इक्विटी का वेट कितना था मेरे पास 40% और कॉस्ट ऑफ इक्विटी थी मेरे पास 20% प्लस वेट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक था मेरे पास 10% और उसके ऊपर मुझे क्या पे करना था 12%। इन सब को ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा 0.303। इसका आंसर है 12.2%। 12.2%। 12.2% is my weighted average cost of capital। अब देखो टैक्स की वजह से क्या है, जब हम किया था तो हमें कितना आ रहा था 14.2%। टैक्स की वजह से मेरी कॉस्ट कम हो गई, कितनी होगी 12.2%। तो टैक्स हैज रिड्यूस्ड माय कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब बात आई कि टैक्स सिर्फ डेट को क्यों बचा रहा है, इक्विटी को क्यों नहीं बचा रहा और प्रेफर्ड स्टॉक को क्यों नहीं बचा रहा। तो होता क्या है, जब कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में होता है माइनस एक्सपेंसेस। जो प्रॉफिट आया उसमें से हमने इंटरेस्ट को माइनस किया, जो बकाया प्रॉफिट आया उस पर हमने टैक्स पे किया और ये आ गया नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट जो होता है ना वो जाता है इक्विटी वालों के पास। सबसे पहले जाएगा प्रेफर्ड स्टॉक वालों के पास, फिर जाएगा कॉमन स्टॉक वालों के पास। इन लोगों को टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं होता। क्यों? टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट होने के बाद इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक बात। दूसरी बात ये होती है कंपनी ने तो टैक्स काट लिया अपने अर्निंग्स के ऊपर, जब इनको डिविडेंड मिलता है तो वो डिविडेंड इनके लिए इनकम बनती है, तो इनको अपनी इनकम के ऊपर दोबारा टैक्स देना पड़ता है। तो इक्विटी के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, इक्विटी के अंदर डबल टैक्सेशन हो जाती है। डबल टैक्स का मतलब 2 दफा टैक्स काटता है। एक दफा कंपनी अपनी इनकम पे टैक्स काट के देती है, उसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। दूसरा, जब ये प्रॉफिट इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इनकी इनकम का पार्ट बनता है, इन लोगों को दोबारा टैक्स देना पड़ता है, दैट इज इनकम टैक्स। तो इक्विटी वालों को टैक्स की तरफ से कोई सेविंग नहीं है, बल्कि इक्विटी वालों को ज्यादातर कंट्रीज के अंदर डबल टैक्सेशन देना पड़ता है। जबकि जहां पे भी वो कंपनी जिनके पास डेट है उनका इंटरेस्ट एक्सपेंस ज्यादा होने की वजह से गवर्नमेंट उनको टैक्स के अंदर रिडक्शन देती है, बिकॉज दे हैव टू पे इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब यहाँ पे आ जाती है लर्निंग का पॉइंट। लर्निंग का पॉइंट ये होता है, लेट्स सपोज कंपनी अभी अभी स्टार्ट हुई है, अभी अभी स्टार्ट हुई है और कंपनी के हिसाब से कंपनी ने अभी 60% पैसा डेट से बोरो किया है और 40% पैसा जो है वो इक्विटी से बोरो किया है। सिंपल एग्जांपल रखता हूँ, क्योंकि नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो हो सकता है स्टार्ट में हमारे लिए डेट जो है आइडियल सोर्स हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम कह रहे हैं नहीं यार, हमें ऐसा करना है कि 40% डेट होना चाहिए मैक्सिमम और 60% इक्विटी होनी चाहिए मैक्सिमम। तो ये मेरा टारगेट है, दिस इज व्हाट आई वांट टू बी एट और दिस इज माय करंट कैपिटल स्ट्रक्चर। तो जब भी हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करना होता है तो वी यूज टारगेट रिटर्न। एक बात, करंट वाला नहीं लेते। करंट वाला इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमें लगता है कि करंट जो है ना वो अभी है सिचुएशन, लॉन्ग रन में कंपनी अपने टारगेट को अचीव करेगी और वो टारगेट रेट ही मेंटेन करेगी। अब मसला क्या आ जाता है, मसला ये आ जाता है कि टारगेट जो कंपनी ने सेट किया होता है वो किसी को पता नहीं होता। दिस इज नॉट अ पब्लिक इंफॉर्मेशन। इनसाइड द कंपनी तो पता होगा, पब्लिक के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी। अगर पब्लिक के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो पब्लिक या एनालिस्ट या फाइनेंशियल एनालिस्ट या जो बाहर से लोग इसको इन्वेस्टर्स इवेल्युएट कर रहे हैं वो लोग बैक फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो कंपनी में हम क्या यूज कर सकते हैं, हमारे पास 2-3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है करंट कैपिटल स्ट्रक्चर यूज कर लें, नंबर 1। दूसरा ये टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर यूज कर लें, नंबर 2। तीसरा, अगर मेरे पास करंट भी नहीं है क्योंकि मेरी कंपनी मार्केट में ट्रेड नहीं करती है, उसके शेयर नहीं मिलते हैं और मेरे पास कोई टारगेट की भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ मार्केट एवरेजेस ले लेता हूँ। मार्केट एवरेजेस की जो मेरी तरह की कंपनीज है उनमें डेट और इक्विटी की क्या रेशो है, वही रेशो पे मैं अपनी कंपनी में भी इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। इस केस में 3 चॉइस है, करंट, टारगेट या मार्केट बेस्ड।
दिस इज द पार्ट वेयर यू शुड बी एक्सट्रीमली केयरफुल। मैं यहाँ ड्राइंग से ही दोबारा एक्सप्लेन करना हूँ। लेट सपोज कंपनी को $1000 चाहिए थे। मैं बड़ा सिंपल रखूंगा, जिसको एज सिंपल एज पॉसिबल रखूंगा। मैंने डेट से उठाया $500 और इक्विटी से उठाया $500। एक बात, जब मैंने डेट इशू किया था तो मैंने डेट इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स इशू किए थे। अगर आपको बॉन्ड्स का टॉपिक याद हो तो बॉन्ड्स के ऊपर रिटर्न क्या मिलता है? कूपन। ठीक हो गया। तो जब बिजनेस में ये $500 बॉन्ड से कैश आया होगा तो बिजनेस ने अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया होगा डेट कितना है, $500। और इक्विटी जो उसने शेयर बेच के रिकॉर्ड की होगी वो होगी $500। ये जो वैल्यूज हैं ये हिस्टोरिकल वैल्यूज है। हिस्टोरिकल वैल्यूज का मतलब क्या है? जिस वक्त ये ट्रांजैक्शन हुई थी उस वक्त जो जो पैसा आया था वो जो रिकॉर्डेड हमारे पास पड़ा होता है। कहाँ पे पड़ा होता है? बैलेंस शीट के अंदर। वो जो वैल्यूज रिफ्लेक्ट कर रहा होता है वो हिस्टोरिकल वैल्यूज रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। हिस्टोरिकल वैल्यूज का मतलब क्या है? जो एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन हमने अमाउंट ली थी वो रिकॉर्डेड होती है। लेकिन रियल लाइफ में ये डिफरेंट हो सकता है। रियल लाइफ में कैसे डिफरेंट होता है, मैं एग्जांपल देता हूँ आगे। कूपन लेट सपोज 10% था, लेकिन मार्केट में जो चल रहा है ना वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% चल रहा है। इसको हम कहते हैं, दिस इज नोन एज YTM या आई। तो हमने बॉन्ड्स में बात पढ़ी थी, मार्केट आपसे क्या डिमांड कर रही है? 12%। आप मार्केट को क्या रिटर्न दे रहे हैं? 10%। इसकी वजह से हमारा बॉन्ड किस पे ट्रेड करेगा? डिस्काउंट पे ट्रेड करेगा। तो हो सकता है मेरी बुक्स में तो इसकी वैल्यू $500 है, लेकिन सपोजिटली लिख रहा हूँ मार्केट की वैल्यू सिर्फ इसकी है $400। तो हुआ क्या? बुक वैल्यू डिफरेंट आ रही है, मार्केट वैल्यू जो है वो डिफरेंट आ रही है। ये बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस कैसे हो सकता है? जो हम रिटर्न ऑफर कर रहे हैं और जो मार्केट डिमांड कर रही है वो दोनों डिफरेंट हो। अगर वो दोनों डिफरेंट होंगे तो हमारी बुक में कुछ वैल्यू रिकॉर्ड होगी और मार्केट के हिसाब से वैल्यू कुछ और होगी। ये हमने पढ़ा था, या तो प्रीमियम होगी या हमारे पास डिस्काउंट में होगी। सही हो गया। दूसरी अब आ जाते हैं इक्विटी की साइड पे। इक्विटी के साइड पे क्या हो रहा है? इक्विटी के साइड में लेट्स सपोज मैंने 500 शेयर्स थे जो इशू किए थे और हर शेयर पे मैंने $1 लिया था, तो टोटल मुझे मिला 500। कुछ अर्से बाद कंपनी चली तो कंपनी का मार्केट में जो एक शेयर है ना वो $3 का हो गया। सही है, ये मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर हो गई। शेयर कितने थे? 500 तब थे, 500 अब है। लेकिन अब मार्केट में जो मेरी इक्विटी की वैल्यू है वो है $1500, और जबकि बुक की वैल्यू चल रही है $500। बुक के हिसाब से कैपिटल है $1000 और मार्केट के हिसाब से कैपिटल है $1900। एक बात, बुक्स के हिसाब से जो वेट है डेट का वो है 50%। बुक के हिसाब से जो इक्विटी का वेट है वो भी है 50%। मार्केट के हिसाब से डेट का जो वेट है वो क्या है? कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। डेट का वेट है $400 का डेट है और टोटल मार्केट के अंदर कैपिटल की वर्थ है 1900। तो वो आ गया 21% अप्रोक्सीमेटली, और ये आ गया 79%। तो आप देख रहे हैं बुक वैल्यूज वेट की डिफरेंट है, मार्केट वैल्यूज वेट की डिफरेंट है। तो यहाँ पे एक बात आ जाती है, वेन एवर यू आर कैलकुलेटेड वेटिंग एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमेशा जो वेट्स कैलकुलेट करते हैं वो मार्केट की वैल्यूज पे करते हैं, बुक वैल्यूज पे नहीं करते। जी क्लियर है? जाग रहे हो? सिर्फ अवैस और अमान का जवाब आ रहा है। सलाह भी आ गया भाई। यस, मार्केट वैल्यूज पे करेंगे बिल्कुल। ओके, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जब हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड आउट करना है तो हमारे पास 3-4 फॉर्मूले। पहले फॉर्मूले का नाम है कैपेम मॉडल। पहले फॉर्मूले का नाम है कैपेम मॉडल। कैपेम का मतलब होता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल।
कैपिटल एसेट्स कौन से होते हैं? लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं, बड़े वॉल्यूम्स के होते हैं, मतलब एनीथिंग विच इज अ लॉन्ग टेन्योर इन्वॉल्व्स अ ह्यूज सम ऑफ आउटफ्लोज, हम तो उसको एसेट्स की प्राइस करने के लिए वो यूज कैपे मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। दूसरा हमारे पास फॉर्मूला है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, और चौथा फॉर्मूला है हमारे पास बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम, ये हमारे पास थर्ड फॉर्मूला है। हम तीन फॉर्मूलों में से कोई एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दैट इज केई। इसकी डेप्थ में आपके लिए जाना जरूरी नहीं है, मैं इनके फॉर्मूलाज आपके सामने लिख देता हूँ। कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर हमें फाइंड आउट करनी है यूजिंग फर्स्ट अप्रोच है कैपेम, उसका फॉर्मूला है आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। आर एफ स्टैंड्स फॉर रिस्क फ्री रेट। छोटी छोटी डेफिनेशन देना चाहता हूँ, जिसे आप पाकिस्तान का रिस्क फ्री रेट इज नोन एज काइबर, ठीक है, बाहर की दुनिया में इज नोन एज लाइबर। बीटा जो है रिप्रेजेंट सिस्टमैटिक रिस्क, और ये वाला रिस्क हम क्यों लेते हैं? इट कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड अवे, कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड। आर एम स्टैंड्स फॉर मार्केट रिटर्न। मार्केट कौन सी? शेयर्स की मार्केट, पाकिस्तान का क्या नाम है इसमें? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का रिटर्न। अच्छा, अब इसके अंदर एक दो चीजें और ऐड कर लेते हैं। जब हम बीटा की बात कर रहे हैं, तो अगर फर्ज कर लें एक कंपनी का बीटा आ रहा है 1.5, जब भी बीटा आता है तो इसको कंपेयर करते हैं मार्केट के साथ, और मार्केट का बीटा हमेशा 1 होता है। मैं इसकी डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ आपको बड़ा बड़ा एक्सप्लेन करने लगा। तो इसका मतलब है अगर मार्केट ने $1 अर्न किया है तो स्टॉक ने $1.5 अर्न किया। इसी तरह अगर किसी कंपनी का बीटा जो है वो 2 है, तो इसका मतलब है मार्केट का बीटा तो हमेशा 1 रहता है। तो अगर मार्केट ने $1 अर्न किया है तो इस स्टॉक ने $2 अर्न किया है। और ये दोनों चीजें रेसिप्रोकेट भी हो सकती है, जैसा कि अगर मार्केट ने $1 लूज किया है तो इस स्टॉक ने $1.5 लूज किया है। अगर मार्केट ने $1 लूज किया है तो जिसका बीटा 2 है उसने $2 लूज किया होंगे। तो हम कहते हैं बीटा रिप्रेजेंट्स सिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है, और ये वो वाला रिस्क होता है विच कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड अवे। इस चीज को रिमूव नहीं किया जा सकता, इस रिस्क को हम खत्म नहीं कर सकते, ठीक हो गया। इस फाइंड आउट करना होगा तो डेटा आपको गिवन होगा, मैं नीचे ये जिसकी एग्जांपल है यही पढ़ देता हूँ। आर एफ स्टैंड्स फॉर रिस्क फ्री रेट 5% है। आर मार्केट का गिवन है, आर मार्केट मींस दिस आर एम 11% है। बीटा 1.1 है, कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड आउट करनी है, तो कॉस्ट ऑफ आर एफ 5.5%, बीटा 1.1, रिटर्न ऑफ द मार्केट 11% माइनस आर एफ वापस रिस्क फ्री रेट है 5%, तो बीटा आ गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई हमारे पास 11.6%। This is one of the methods to find out cost of common equity. क्लियर है? हमारे पास मॉडल था डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, ये अभी हमने पढ़ा भी था, हमने एग्जाम में टेस्ट भी किया था। ये आसान मॉडल है, हमें फाइंड आउट करना है ये। तो हमारे पास प्राइस भी गिवन होगी, हमारे पास D1 भी गिवन होगा, हमारे पास ग्रोथ भी गिवन होगा। वी हैव टू फाइंड KCE। ये फॉर्मूला हमने मल्टीपल टाइम टेस्ट भी किया हुआ है, डायरेक्ट इसकी एग्जांपल पे आ जाते हैं। कंपनी के स्टॉक की प्राइस गिवन है, सेलिंग $21, a stock sells for $21, तो मैंने इसकी प्राइस लिख ली, क्या आ गई? $21। नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड गिवन है, नेक्स्ट ईयर डिविडेंड मींस D1 गिवन है, वो क्या आ रहा है हमारे पास? $1 आ रहा है। ROE गिवन है 12%, और पे आउट रेशो गिवन है 40%। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ पे आउट का क्या मतलब है। पे आउट रेशो का मतलब अगर कंपनी ने $100 अर्न किए हैं तो इसका 40% जो है वो डिविडेंड के तौर पे देगी, और 60% जो है कंपनी रिटेन कर लेगी। तो रिटेन करने का क्या मतलब है? कंपनी ने $100 कमाया, 100 में से 40 आपको दे दिया, ये हो गया आपका रिटर्न डिविडेंड। बाकी जो 60 है कंपनी कह रही है मैं दोबारा आपका यही पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करने लगी हूँ,
अगली दफा आपको दोबारा रिटर्न दे देंगे। तो पे आउट स्टैंड्स फॉर कि जितना भी कंपनी ने टोटल कमाया था 40% आपको दे दिए, 60 बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिए। इसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। तो अगर मुझे फाइंड आउट करना हो कि मैंने री इन्वेस्ट कितना किया है, तो मैं फॉर्मूला कह दूंगा। री इन्वेस्ट का फॉर्मूला होता है कंपनी ने टोटल जितना भी कमाया होगा, री इन्वेस्ट क्या होगा, 1 माइनस पे आउट। तो मैं कह दूंगा री इन्वेस्ट कितना हो गया, 60% री इन्वेस्ट हो गया। ठीक हो गया, ये हो गया, इसको कहते हैं पे आउट। ROE स्टैंड्स फॉर, ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी। इसको अगर सिंपल कर दूं, लेट सपोज कंपनी में ओनर्स ने लगाए में 1000 रुपए और कंपनी ने 120 रुपए का प्रॉफिट कमा के दिया है, तो हम कहेंगे कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी का 12%। कंपनी में रिटर्न कमा के दिया 12%, जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई, ये वाली बात होगी। स्टेप नंबर 2 में मैं कह रहा हूँ 12% तो कंपनी मुझे कमा के दे रही है, लेकिन मुझे ये भी फाइंड आउट करना है कि ये जो 60% पैसा जो मुझे कंपनी ने मेरी अर्निंग में से नहीं पे किया है, ये भी तो एक दफा दोबारा इन्वेस्ट होगा। इसका मतलब इस 60% वाले पैसे पे भी मुझे 12% मिलेगा और मिलेगा अगले साल। तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने 1000 रुपए लगाया, उस 1000 रुपए पे कंपनी ने 100 रुपए कमाए। मैंने बिजनेस स्टार्ट करते हुए 1000 रुपए दिया, इस 1000 रुपए पे से कंपनी ने 100 रुपीज और कमाए। 100 में से 40 उसने मुझे दे दिए, 60 जो है ना मुझे और उसने कहा है कि बिजनेस पे दोबारा लगाने लगा। तो एक तो मुझे रिटर्न मिलेगा मेरे ओरिजिनल 1000 के ऊपर, और एक जो मैंने अभी 60 आपके पास दोबारा छोड़ा, इसके ऊपर भी रिटर्न देना पड़ेगा। तो ये जो पैसा है जब री इन्वेस्ट होगा, ये मैं कहूंगा कि मेरे डिविडेंड्स में ग्रोथ का काम करेगा। तो ग्रोथ का फॉर्मूला होता है कि कंपनी कितनी स्पीड से इनकम इंक्रीज होएगी, ROE इंटू RR। इसको कहते हैं रिटेंशन रेशो या री इन्वेस्टमेंट रेशो। तो मैं कह रहा हूँ जो 60% पैसा मैंने री इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर भी मुझे 12% रिटर्न मिलेगा, यानी कि मेरा इनकम ग्रो करेगी 7.2% से। ये वाला फॉर्मूला है ग्रोथ का, और ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अच्छा, अब हमारे पास सारा डाटा गिवन है, हमारे पास ग्रोथ भी आ गई है 7.2%। अब अगर मैं प्राइस फाइंड आउट करनी, तो प्राइस गिवन थी हमें $21। फॉर्मूला में यूज करो ये वाला PD1 KE माइनस G। प्राइस गिवन 21, नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड था $1। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मुझे फाइंड आउट करनी है और ग्रोथ आ रही है 7.2%। इसको हम सॉल्व करेंगे, KE माइनस 7.2%, ये उधर चला गया और 21 जो है वो यहाँ पे आ गया, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय $21। तो KE इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय $21 प्लस 7.2%। 7.2% को कन्वर्ट करके यूज करना, इकट्ठा यूज नहीं करना। 0.072। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का आंसर आ गया 12%। तो ये हमारा दूसरा मेथड है टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। दोनों फॉर्मूलाज में डिफरेंट देख लो, एक से कॉस्ट ऑफ इक्विटी आई 12%, और जो इससे पहले वाला फाइंड आउट कर रहे थे उससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी आई थी 11.6%। हम तीनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं, जो हमारे लिए कन्वीनियंट। ग्रोथ में कह रहा हूँ कि मेरी इनकम कितनी स्पीड से ग्रो करेगी। जो पैसा कंपनी ने मुझे नहीं दिया वो कंपनी ने अपने पास रिटेन कर लिया या री इन्वेस्ट कर लिया। जो आपने मेरा पैसा री इन्वेस्ट किया उसके ऊपर भी तो मुझे रिटर्न कमा के देंगे, ये आ जाएगी मेरी ग्रोथ। तो कंपनी ने 100% में से 40% मुझे दे दिए, 60% अपने पास रखी है जो भी मेरा कमाया हुआ, उस 60% पे भी आपने मुझे रिटर्न कमा के देना 12% का। तो मैं कह रहा हूँ मेरी इनकम ग्रो करेगी नेट 7.2% से। ठीक है मोहम्मद हसन। ओके जी, लास्ट जो फॉर्मूला है वो है बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम। बॉन्ड यील्ड का क्या मतलब है, बड़ा सिंपल, एज सिंपल एज पॉसिबल वर्ड्स में रखूंगा। बॉन्ड यील्ड, अगर कंपनी ने स्टॉक अपना बॉन्ड इशू किया हुआ है, तो जो उसके ऊपर रिटर्न दे रही है दैट इज नोन एज बॉन्ड यील्ड। ये जो कंपनी ने बॉन्ड इशू किया उसके ऊपर जो रिटर्न दे रही है वो हो गया बॉन्ड यील्ड।
अब क्योंकि इक्विटी उससे ज्यादा रिस्की होती है तो आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रीमियम ऐड कर देते हैं। तो हम कह रहे हैं कि लेट सपोज 5% ज्यादा दूंगा बॉन्ड से, और बॉन्ड पे मैं दे रहा हूँ 10%, तो मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगी या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा 15%। तो उसका मतलब क्या है, जो भी कंपनी का बॉन्ड है उसके ऊपर जो रिटर्न ऑफर कर रहे हैं प्लस जो रिस्क प्रीमियम मैं एक्स्ट्रा पे करूंगा, ये बॉन्ड से इक्विटी में आ जाए, क्योंकि इक्विटी इज रिस्कियर देन बॉन्ड। दिस होल सम विल बी नोन एज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अच्छा, वो कह रहे जो प्रीमियम ऐड करना है तो हमारे पास ऑप्शन है 3 to 5 परसेंटेज पॉइंट ऑन मार्केट यील्ड। मार्केट यील्ड का मतलब होता है कूपन डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस।